हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अपने मॉनेटरी पॉलिसी का आखिरी लेक्चर देखेंगे और इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 11। आज का हमारा पहला टॉपिक है एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी क्या होता है? डोमेस्टिक करेंसी हर अपनी कंट्री का एक लोकल करेंसी होता है जिसमें अपनी कंट्री के अंदर लेन देन हम करते हैं। ओके, जैसे इंडिया का है रुपीस, यूएसए का है डॉलर, यूरोपियन यूनियन का है यूरो, येन, पाउंड, एसेट्रा करेंसीज हैं। ओके, जो हमारा डोमेस्टिक करेंसी है वो अदर करेंसी की तुलना में फ्लक्चुएट करता रहता है। ओके, देखते हैं द डोमेस्टिक currency of a country keeps on fluctuating in the terms of exchange rate as compared to other currency. Okay, let's see example like $1 is equal to 80 rupees. Sometimes it become $1 is equal to 82. Sometimes it become $1 is equal to 78. That is the fluctuation of a domestic currency with compared to another currency. Okay, फ्लक्चुएशन क्यों होता है? फ्लक्चुएशन मार्केट फोर्स पे होता है, मार्केट फोर्स के कारण होता है। ओके, मार्केट फोर्स क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई बढ़ने घटने की वजह से फ्लक्चुएशन होता है। फ्लक्चुएशन होता है उसे दो टर्म्स में देखा जाता है, एप्रिसिएशन और दूसरा होता है डिप्रेशिएशन। ओके, एप्रिसिएशन क्या होता है? Let's see. Let's $1 is equal to 80 rupees. Okay. When it appreciates, $1 become 70 rupees, and when it is depreciates, $1 become 90 rupees. I will take in tens because we will calculate easily. वैसे हम 81, 79 भी ले सकते थे, बट टेंस में इसलिए लिया हूँ कि इस तरह हम कैलकुलेट इजीली कर सकें। ओके, आगे देखते हैं। दोनों के कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं। लिटिल बिट एप्रिसिएशन एंड डिप्रेसिएशन इज ओनली गुड, बट ज़्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो जाए तो दिक्कत हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं इनकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एप्रिसिएशन, wait, let's see first appreciation, then after we will see depreciation. Okay, appreciations का प्रूफ देखते हैं। पहला क्या है? पहला प्रूफ ये है कि जो इंपोर्ट है वो चीपर हो जाएगा। कैसे इंपोर्ट चीपर होगा? $1 80 रुपीज़ का है, एप्रिसिएट होगा तो $1 हो जाएगा 70 रुपीज़। ओके, हम कैलकुलेशन के लिए इतना कम ले रहे हैं, वो पॉइंट में भी घटता बढ़ता रहता है। ओके, तो $1 वो हमारा हो जाएगा 170 रुपीज़ का। ठीक है, फिर आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ये $1 जब 70 रुपीज़ में $1 मिल रहा है। पहले कोई सामान मान लीजिए $5 का गोल्ड है, अमेरिका से इंडिया आ रहा है, तो $5 का गोल्ड लेने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता था? 80 × 5 400 पे करना पड़ता था। बट जब एप्रिसिएट हो जाएगा, $1 की कीमत भारत में 70 रुपीज़ हो जाएगी, तो हमें $5 गोल्ड का पे करने के लिए 70 × 5 ओनली 350 पे करना होगा, तो हमारा इंपोर्ट चीपर हो जाएगा। दूसरा क्या है? इन्फ्लेशन फॉल्स
डाउन। ओके, दूसरा एक्सटर्नल डेप्ट डिक्लाइंस। एक्सटर्नल डेप्ट जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा। लेट्स सी, अगर भारत ने $100 का कर्ज लिया है, 80 रुपीज़ $1 था तब, मान लीजिए ये जब 70 रुपीज़ में $1 मिलने लगा तो ये डिप्रेशिएट होके हमें 70,000 ही बस पे करना होगा, जो कि पहले 80,000 पे करना था। ओके, इसके कॉन्स देखते हैं, यानी कि इसका घाटा क्या होगा हमारे इकोनॉमी पे। इसका घाटा क्या होगा? एक्सपोर्ट कॉस्टलियर हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन इंडिया लेस अट्रैक्टिव हो जाएगा। ओके, तीसरा है फॉरेन टूरिज्म डिक्लाइन हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं हम डिप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में क्या होता है? इसका प्रोज क्या है? बस उसका उल्टा हो जाएगा, उसका कॉन्स इसका प्रोज हो जाएगा, इसका प्रोज उसका कॉन्स हो जाएगा। एक्सपोर्ट चीपर, टूरिज्म इंक्रीजेस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस। एंड कॉन्स देखते हैं इसका। कॉन्स क्या होगा? इंपोर्ट कॉस्टलियर, इन्फ्लेशन इंक्रीज, एक्सटर्नल डेप्ट इंक्रीज। ओके, अब आगे हम देखते हैं एक्सचेंज रेट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। उसके 3 वेज होते हैं। डिफरेंट कंट्रीज अपना डिफरेंट मैकेनिज्म यूज करती है। 3 मैकेनिज्म टू डिटरमाइन द exchange rate of domestic करेंसी। ओके, 3 वेज होते हैं। पहला हम लोग देखते हैं। पहला है क्लीन फ्लोट सिस्टम एंड फ्री फ्लोट सिस्टम। ओके, ये ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में यूज होते हैं। ओके, इसमें क्या किया जाता है? एक्सचेंज रेट को मार्केट फोर्स पे छोड़ दिया जाता है। एक्सचेंज रेट ऑफ 2 डिफरेंट करेंसीज इज left completely on the market force। ओके, फ्री फ्लोट सिस्टम एंड क्लीन फ्लोट सिस्टम में क्या होता है? डेवलप कंट्रीज यूज करते हैं और एक्सचेंज रेट ऑफ 2 डिफरेंट करेंसीज जो होते हैं कंप्लीटली लेफ्ट ओवर कर दिया जाता है मार्केट फोर्स। मार्केट फोर्स हम जानते हैं डिमांड एंड सप्लाई होता है। तो डिमांड जब बढ़ता है तो जो करेंसी है हमारा एप्रिसिएट्स हो जाता है इसमें, और जब इस एंड वाइस वर्सा, यानी कि जो डिमांड घटता है तो करेंसी डिप्रिसिएट्स हो जाता है। ओके, और इसमें क्या होता है? द गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक
नॉट इंटरवीन एट ऑल। ओके, ये याद रखिएगा। अब इसके बाद जो आता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे इंडिया में यूज़ होता है और डेवलपिंग कंट्रीज उसे यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है हम देखते हैं। दूसरा है मैनेज्ड और डर्टी फ्लोट सिस्टम। ओके, इसके अंदर क्या होता है, इंडिया में यूज होता है, इंडिया एंड डेवलपिंग कंट्री यूज्ड। ओके, याद रखिएगा ये लोग, इंडिया में यूज होता है मैनेज्ड और डर्टी फ्लोट सिस्टम। मैनेज एंड डर्टी फ्लोट सिस्टम में क्या होता है, एक्सचेंज बेस्ड रेट बेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेस बट रिक्वायर्ड सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। एक्सचेंज रेट डिपेंड ऑन मार्केट फोर्स बट sometime government and central bank intervene। ओके, बट sometime, कभी कभी जो हमारे सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट है वो इंटरवीन करते हैं। कब इंटरवीन करते हैं वो देखते हैं। इंडियन केस में क्या है, इंडियन केस हम देखते हैं। इंडियन केस में क्या है, एक रेंज है, ठीक है, देयर इज वन रेंज, साइकोलॉजिकल रेंज। एक अपने दिमाग में या फिर एक रेंज बनाकर उन्होंने रखा है, वॉज फिक्स्ड बाई आरबीआई। जब उस साइकोलॉजिकल रेंज से अप एंड डाउन होता है, अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन बाहर चला जाता है उस साइकोलॉजिकल रेंज से, तब हमारी गवर्नमेंट इंटरवीन करता है। ओके, एंड सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है व्हेन एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन क्रॉस दैट साइकोलॉजिकल रेंज, then government and central बैंक इंटरवीन। ओके, याद रखिए। इंडियन केस में क्या है कि एक साइकोलॉजिकल रेंज फिक्स किया गया है, अगर उससे ऊपर नीचे अप्रिसिएट एंड डिप्रेशिएट होता है तब हमारी सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। दो केसेस हैं। केस वन में क्या होता है, इनफ्लो ऑफ डॉलर इज टू मच इन इंडिया। ओके, इनफ्लो ऑफ डॉलर जो है वो टू मच हो जाता है इंडिया में, तब यहाँ पे इंटरवीन करती है सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, डॉलर डेप्रिसिएट्स एंड रुपी एप्रिसिएट। ओके, यहाँ क्या होता है, डॉलर डिप्रिशिएट होता है एंड रुपी एप्रिशिएट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब होता है ऐसा तो क्या करता है हमारी आरबीआई, यानी भारत की सेंट्रल बैंक क्या है, आरबीआई। जब रुपी एप्रिसिएट कर जाता है और डॉलर डिप्रिशिएट कर जाता है, इनफ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई स्टार्ट बाइंग डॉलर फ्रॉम मार्केट से डॉलर बाई करने लगता है आरबीआई। दिस लीड टू इन्फ्लेशन बढ़ जाता है क्योंकि लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो आरबीआई क्या करता है, डॉलर बाई करने लगता है। डॉलर बाई करता है तो इन्फ्यूज हो जाता है इंडियन करेंसी हमारे इकोनॉमी में, जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो फिर उस सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, हेंस टू न्यूट्रलाइज
दिस सिचुएशन RBI स्टार्ट सेलिंग MSS सिक्योरिटी। MSS क्या है? मार्केट स्टेबिलाइजेशन सिक्योरिटीज। ओके, मार्केट स्टेबिलाइजेशन सिक्योरिटी RBI सेल करने लगता है और सरप्लस मनी जो है, सरप्लस मनी टेकन फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम। ओके, सरप्लस मनी जो हमारे बैंकिंग सिस्टम में होता है MSS के थ्रू सिक्योरिटी सेल करके वो सरप्लस मनी RBI वापस ले लेती है। और जब MSS जब इस पर्पस के लिए लाया जाता है, when MSS bring for only this purpose, then it is called artificial स्टेरिलाइजेशन। ओके, इस टर्म को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्वेश्चन डायरेक्ट इसी से पूछ देगा, आर्टिफिशियल स्टेरिलाइजेशन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एक दूसरा केस है, केस 2। वो हम इनफ्लो देख लिए, अब हम देखेंगे आउटफ्लो। जब बहुत ज़्यादा करेंसी बाहर जाने लगा, आउटफ्लो जब होने लगता है तो डॉलर क्या करता है? एप्रिसिएट करता है और रुपीज़ जो होता है डेप्रिसिएट करता है। ओके, उल्टा हो जाता है। और जब साइकोलॉजिकल रेंज को ब्रीच कर जाता है तब RBI कुछ मेजर्स लेती है। RBI फॉलो सम मेजर्स। RBI क्या मेजर्स फॉलो करती है उसे हम लोग देखते हैं। पहला क्या है? RBI सेल डॉलर्स, डॉलर्स को मार्केट में बेचना चालू करती है। कहाँ से आता है डॉलर RBI के पास? फ्रॉम इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ओके, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से डॉलर सेल करने लगती है। एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का डॉलर RBI साल भर में सिर्फ 6% सेल कर सकती है, ओनली इन वन फाइनेंशियल ईयर। मार्च टू मार्च जानते होंगे। दूसरा क्या कदम लेती है? RBI स्टैंड बैक टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट ऑन NRI, इंस्ट्रक्ट टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट ऑन NRI डिपॉजिट। NRI डिपॉजिट जो होता है उस पर इंटरेस्ट रेट RBI बढ़ाने को बोल देती है, जिसके कारण NRI जो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में डिपॉजिट करने लगते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए तो बहुत बेस्ट होता है, बट लॉन्ग टर्म ये बाद में बहुत घाटा होता है, क्योंकि जब पूरा हो जाता है उनका टेन्यूर या जब वो निकालते हैं तब हमें डॉलर में ही पे करना पड़ता है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट। ओके, थर्ड देखते हैं, गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके, गवर्नमेंट बिजनेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर देती है, जिसके कारण बिजनेस करने का जो प्रोसेस होता है उसे बहुत इजी कर देती है, सिंगल डोर क्लियरेंस देने लगती है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में बढ़ जाता है। तो डॉलर में ही वो इन्वेस्ट करेंगे, बाहर से आएंगे। कोई भी बाहर से इन्वेस्ट करने भारत में आता है तो वो डॉलर में ही इन्वेस्ट करता है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं,
सेबी क्या करती है, रूल बनाती है, ईज कर देती है उसको, रूल्स को बहुत ईजी बना देती है प्रमोट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट। ओके, और एक थर्ड देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे चाइना यानी कि हमारी नेबरिंग कंट्री फॉलो करती है। थर्ड है पेस्ड सिस्टम। ओके, पेस्ड सिस्टम को समझते हैं। पेस्ड सिस्टम में क्या होता है कि कंट्री जो होता है एक्सचेंज रेट की तुलना में फिक्स कर देता है अपने करेंसी का वैल्यू। सेंट्रल बैंक ऑफ अ country fixes the exchange rate of its domestic currency against US डॉलर्स। ओके, ये हमारा कहाँ पे होता है, चाइना। एग्जाम्पल, फ्लक्चुएशन नॉट अलाउड। ओके, इसके कारण क्या होता है, समटाइम्स इट क्रिएट ट्रेड वॉर। इसके कारण ट्रेड वॉर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम चाइना को कहते हैं चाइना कॉल्ड एज मैनिपुलेटर। ओके, ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। लास्ट टॉपिक हम मॉनेटरी पॉलिसी का डिस्कस करेंगे। जिसे भी दिक्कत होगा आप बताइएगा, जिस टॉपिक पे हम दोबारा से उसे समझाएंगे, और थोड़ा धीरे चल रहे हैं क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। एक बार आइए इसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा तेज़ी से, ठीक है। लेट्स सी, हम लोग ने आज पहला टॉपिक अपना चेंज किया, स्टार्ट किया एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी क्या होता है, हर अपनी कंट्री का एक लोकल करेंसी होता है। जैसे इंडिया का रुपीस, यूएसए का डॉलर, यूरोपियन यूनियन का यूरो होता है, एन है, पाउंड है। ओके, द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ कंट्री कीप्स फ्लक्चुएटिंग इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज रेट। हर कंट्री का दूसरे कंट्री के तुलना में करेंसी फ्लक्चुएट करता है। ओके, जैसे $1 80 रुपीज़ है, कभी 82 हो जाता है, कभी 78 हो जाता है। ओके, फ्लक्चुएशन किस लिए होता है, मार्केट फोर्स के कारण होता है। मार्केट फोर्स क्या होता है, डिमांड सप्लाई बढ़ना और घटना। एप्रिसिएशन और डिप्रेशिएशन दो होता है, एक एप्रिशिएट करता है और एक डिप्रिशिएट करता है। लेट एग्जाम्पल देखते हैं, $1 80 का है, कभी $1 70 का हो जाएगा, कभी $1 90 का हो जाएगा। एप्रिशिएट करेगा तो $1 70 का हो जाएगा, और डिप्रिशिएट करेगा तो $1 90 का। यानी कि डॉलर की तुलना में ज़्यादा, डॉलर खरीदने के लिए ज़्यादा रुपये देना पड़ेगा तो वो डिप्रिशिएशन होता है, और डॉलर खरीदने के लिए कम पैसा देना पड़ेगा तो उसे एप्रिशिएशन कहते हैं। दोनों के कुछ फ़ायदे और घाटे हैं। एप्रिशिएशन का फ़ायदा क्या है, इंपोर्ट चीपर हो जाएगा। इंपोर्ट चीपर हो जाएगा, फ़ायदे बता रहा हूँ आपको। इंपोर्ट चीपर हो जाएगा, इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा, एक्सटर्नल डेब्ट कम हो जाएगा। अब कौन से देखते हैं, यानी कि घाटे, एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया लेस अट्रैक्टिव हो जाएगा, फॉरेन टूरिज्म कम आएगा। अब देखते हैं डिप्रिशिएशन। डिप्रिशिएशन का फ़ायदा क्या है, जस्ट उनका उल्टा हो जाता है। प्रोज है, एक्सपोर्ट चीपर, टूरिज्म इंक्रीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगा। कॉन्स में क्या होता है, इंपोर्ट कॉस्टलियर हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, एंड एक्सटर्नल डेब्ट भी बढ़ जाएगा। 3 वेज होते हैं एक्सचेंज रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी को समझने के लिए। क्लीन फ्लोट सिस्टम यूज होता है, और एक होता है फ्री फ्लोट। क्लीन फ्लोट और फ्री फ्लोट एक ही है। पहला हम देख रहे हैं क्लीन फ्लोट सिस्टम एंड फ्री फ्लोट सिस्टम। क्लीन फ्लोट सिस्टम और फ्री फ्लोट सिस्टम जो है डेवलप्ड कंट्री यूज करती हैं, लाइक यूएसए, जापान टाइप कंट्रीज। एक्सचेंज रेट ऑफ 2 डिफरेंट करेंसीज लेफ्ट कंप्लीटली ऑन मार्केट फोर्सेज। इसमें आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कंट्री की गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक कोई भी इंटरवेंशन नहीं करती है। इसमें मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ दिया जाता है। डिमांड बढ़ता है तो करेंसी अप्रिशिएट हो जाता है, वाइस वर्सा डिमांड घटता है तो करेंसी डिप्रिशिएट हो जाता है। और नॉट इंटरवेंशन ऑफ एनी गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक। बट दूसरा जो आता है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेज्ड और डर्टी फ्लोट सिस्टम, क्योंकि ये हमारे इंडिया में यूज होता है। ठीक है, तो इसे देखते हैं।
इंडिया एंड डेवलपिंग कंट्री यूज्ड, इंडिया एंड डेवलपिंग कंट्री इसे यूज करती है। एक्सचेंज रेट डिपेंड ऑन मार्केट फोर्सेस बट समटाइम्स गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक इंटरवीन। ओके, क्या केस होते हैं इंडियन केस में? क्या है, एक साइकोलॉजिकल रेंज तय कर दिया गया है, जब उसको ब्रीच करती है तब आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी हमारी भारतीय सरकार उसमें इंटरवीन करती है। व्हेन एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन क्रॉस द साइकोलॉजिकल रेंज देन गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक इंटरवीन। ओके, दो केसेस हैं। इनफ्लो जब बढ़ जाता है, इनफ्लो मतलब बहुत ज़्यादा डॉलर हमारे इकोनॉमी में आने लगता है तब, और ब्रीच कर जाता है उस साइकोलॉजिकल रेंज को, तब क्या कहते हैं, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक एंड इंडियन गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। डॉलर एप्रिशिएट हो जाता है और रुपीस एप्रिशिएट हो जाता है, तो आरबीआई स्टार्ट कर देती है बाइंग फ्रॉम मार्केट। आरबीआई डॉलर को मार्केट से बाई करने लगती है, जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, क्योंकि लिक्विडिटी सरप्लस हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ्लो ऑफ मनी हो जाता है इकोनॉमी में। तो हेंस टू न्यूट्रलाइज दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को काबू में लाने के लिए, कंट्रोल में करने के लिए आरबीआई क्या करती है, एमएसएस मार्केट स्टेबलाइजेशन सिक्योरिटी सेल करती है और सरप्लस मनी को बैंकिंग सिस्टम से ले लेती है। ओके, और जब एमएसएस इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए लाया जाता है तो उसे आर्टिफिशियल स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। ओके, दूसरा केस क्या है, आउटफ्लो। आउटफ्लो में क्या होता है, डॉलर जो होता है एप्रिशिएट कर जाता है और रुपी डिप्रिशिएट कर जाता है। तो आरबीआई फॉलो करती है कुछ मेजर्स, जैसे कि आरबीआई सेल डॉलर फ्रॉम इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एक्सचेंज रिजर्व से डॉलर मार्केट में सेल करने लगती है। ओके, याद रखिएगा ओनली 6% एक फाइनेंशियल ईयर में रिजर्व एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से आरबीआई सेल कर सकती है। दूसरा क्या है, आरबीआई इंस्ट्रक्ट टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट ऑन एनआरआई डिपॉजिट। आरबीआई जो होती है, एनआरआई जो डिपॉजिट करते हैं इंडिया में, उनके ऊपर बैंकों को इंस्ट्रक्शन देती है कि उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए बहुत फायदेमंद होता है, बट लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि बाद में जब हमें लोन का इंटरेस्ट वापस करना होता है, उनका प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना होता है, तब हमारे ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है कि बिजनेस का प्रोसेस जो होता है, सिंगल डोज क्लियरेंस देने लगती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, तो वो डॉलर में इन्वेस्ट करने लगते हैं इंडिया को। सेबी इज द रूल फॉर प्रमोटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट। सेबी क्या करती है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में बहुत आसान कर देती है। ओके, आगे देखते हैं प्लेज सिस्टम। प्लेज सिस्टम में क्या होता है, सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री फिक्सेस द एक्सचेंज रेट ऑफ इट्स डोमेस्टिक करेंसी अगेंस्ट यूएस डॉलर, लाइक चाइना फिक्स कर दिया है, फ्लक्चुएशन नॉट अलाउड है, और जिसके कारण हमारे को ट्रेड वॉर भी देखने को कभी कभी मिलता है। चाइना को इसीलिए मैनिपुलेटर भी कहते हैं। आज का हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है LTRO एंड TLTRO। ओके, LTRO TLTRO। LTRO देखते हैं, पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। ओके, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन देखते हैं। और TLTRO क्या है, जब उसे टारगेटेड यूज़ करेंगे किसी एक स्पेसिफिक वर्क के लिए, तब उसे लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन करते हैं। इसे पहले इंट्रोड्यूस गया था फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप ड्यूरिंग यूरो जोन क्राइसिस 2008 एज, नाम उस समय वहाँ पे क्या था, लॉन्ग टर्म रीफाइनेंस ऑपरेशन। ओके, यूरोप में पहले, सबसे पहले यूरो जोन क्राइसिस के समय इंट्रोड्यूस किया गया था, उसका नाम था लॉन्ग टर्म रीफाइनेंस ऑपरेशन। आरबीआई ने इसे ड्यूरिंग
कोविड introduced, okay, as long term repo ऑपरेशन। ओके, इसमें क्या होता है, जब कोविड की वजह से बैंकों के पास पैसा नहीं बचा, ना ही कॉर्पोरेट के पास पैसा बचा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड बाय आरबीआई थ्रू एलटीआरओ। ओके, इसमें क्या हुआ, पहले क्या होता था, अर्लियर लॉन्ग टर्म लोन provided on bank rate, then after LAF liquidity adjustment facility। ओके, और जब इसे इंट्रोड्यूस किया आरबीआई ने, तो लॉन्ग टर्म लोन बैंक रेट पे देना बंद कर दिया। ओके, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि शॉर्ट टर्म जो लोन होता था, शॉर्ट टर्म लोन आरबीआई रेपो रेट एंड एमएसएफ पे देती है। ओके, फॉर लॉन्ग टर्म बैंक हैड टू सेल डिबेंचर, हाउएवर बाय सेल द डिबेंचर द बैंक्स नीड टू बोरो एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक को लॉन्ग टर्म लोन के लिए डिबेंचर सेल करना होता था, ठीक है, डिबेंचर सेल, और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता था, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता था। ओके, तो जिसके कारण कोविड-19 में कॉर्पोरेट का हेल्थ ख़राब हो गया था, कॉर्पोरेट उतना इंटरेस्ट पे कर नहीं सकती थी, तो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया कि एलटीआरओ के अंतर्गत लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बिना कुछ बैंक कैन प्लेस लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी विथ आरबीआई एंड कैन बारो एट रेपो रेट फ्रॉम लॉन्ग टर्म पीरियड। अब क्या कर सकती है बैंक, जो है बैंक कैन प्लेज लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी विथ द RBI and can borrow at repo rate for long term पीरियड। एलटीआरओ में क्या होता है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए अब रेपो रेट पे गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी प्लेज करके आरबीआई से पैसा ले सकती है, जो कि फॉर 1 to 3 ईयर्स के लिए था। ओके, एलटीआरओ क्या है, एलटीआरओ में क्या हुआ कि इंट्रोड्यूस किया, बैंक रेट एलएफ और सब फेल हो जाते हैं, और शॉर्ट टर्म लोन जो होता है रेपो रेट एंड एमएसएफ पे मिलता था, और लॉन्ग टर्म रेट के लिए बैंक को एक डिबेंचर सेल करना पड़ता था जिस पे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता था। लेकिन कोविड के टाइम क्या हुआ कि बैंकों की हालत ख़राब थी, कॉर्पोरेट की हालत ख़राब थी, कंपनियों को पैसा चाहिए था हमारे इकोनॉमी को संभालने के लिए, तो आरबीआई ने एलटीआरओ इंट्रोड्यूस किया गया। एलटीआरओ के अंतर्गत बैंक प्लेज कर सकती थी लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी और 1 साल से 3 साल के लिए लॉन्ग टर्म लोन ले सकती थी। ओके, और इस एलटीआरओ को टारगेटेड मैनर में यूज किया गया था कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए, इसलिए इसे TLTRO बोलते हैं। ओके, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। ओके, थैंक यू। हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है मॉनेटरी पॉलिसी। अब हम अगले चैप्टर में बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे।
अगर आप लोगों में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, @UPSC विथ शिवम। ओके, थैंक यू। बाकी आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम प्रोवाइड करा देंगे, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसके नोट्स मिल जाएंगे आसानी से। और कोई टॉपिक में दिक्कत होगा तो आप बताइएगा, मैं फिर से बना के आप लोगों को समझा दूंगा वो टॉपिक। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 से अब हमारा चालू होगा बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। और हमने जियोग्राफी के भी कुछ लेक्चर रॉक्स पे डाले हैं, जिनको देखने का इच्छा होगा देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।